हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको नियुक्तिकरण इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि नियुक्तिकरण क्या होता है। देखिए, आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट के अंतर्गत आपने पढ़ा सबसे पहले प्लानिंग, फिर आपने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग। आज आप प्रबंध का तीसरा कार्य नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य स्टाफिंग पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस छठे अध्याय में हम किन किन बिंदुओं को कवर करेंगे, इसे आप पहले समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले स्टाफिंग पहले होता है क्या है कि पहले क्लियर कर लीजिए। स्टाफिंग नियुक्तिकरण का मतलब है कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर नियुक्त करना। सही व्यक्ति को सही कार्य पर नियुक्त करना, ये एक लाइन है। बहुत सरल लग रही है कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर नियुक्त कर दिया जाए और नियुक्तिकरण का कार्य हो जाएगा, लेकिन नहीं। इसके लिए आपको उस कार्य को समझना है जिस कार्य को कराना है, और फिर उस व्यक्ति को समझना है जो उस कार्य को कर सकता है। तो आप सोचेंगे कि ये बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए जब भी हम प्रबंध करते हैं, जब भी हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, किसी भी कार्य का, किसी भी संस्था का, किसी भी अपने जो लक्षित हमारा उद्देश्य है उसके लिए, तो हम 5 कार्य जो प्रबंध के हैं वो क्रम से करते हैं। तो उसमें तीसरा कार्य आता है स्टाफिंग। सबसे आपने पहले ये तय कर लिया कि मुझे क्या करना है, तो ये प्लानिंग हो गई। फिर ये तय कर लिया कि उस कार्य को कैसे, किन के द्वारा, किन संसाधनों के माध्यम से किया जाना है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग हो गई। उन संसाधनों को, मानवीय और भौतिक संसाधनों का एक संगठन बना लिया आपने, संगठन बना लिया। ठीक है, तो जो संगठन था वो संगठन उस कार्य को पूरा करेगा। लेकिन ये जो संगठन बना है, इसके बनने से ही कोई कार्य नहीं हो जाएगा। नियोजन करने मात्र से कोई कार्य नहीं हो जाता, लेकिन नियोजन और संगठन के बाद आपको उचित व्यक्ति को उचित कार्य देने के लिए स्टाफिंग करनी पड़ती है। इसी को हम नियुक्तिकरण कहते हैं। तो सबसे पहले नियुक्तिकरण की परिभाषा समझेंगे। उसके बाद है मानव संसाधन प्रबंध। व्यक्तियों का जो नियुक्तिकरण है, देखिए नियुक्तिकरण होनी किसकी है, व्यक्तियों की होनी है। व्यक्ति कौन है, जो व्यक्ति, जो कर्मचारी, जो अधिकारी हमारा कार्य करेंगे, वही, उन्हीं की नियुक्तिकरण होना है, उन्हीं की स्टाफिंग होनी है। तो उनकी नियुक्तिकरण के संबंध में हम समझेंगे। फिर उसकी आवश्यकता और महत्व को समझेंगे। उसकी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, हम किन चरणों से एक अच्छे व्यक्ति को अपने कार्य, अपने संस्था में आकर्षित करते हैं और उन्हें कार्य देते हैं। फिर भर्ती और चयन की प्रक्रिया क्या होगी, भर्ती जो होगा उसके मुख्य स्रोत क्या होंगे। भर्ती को इंग्लिश में रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया के कौन से चरण होंगे, प्रशिक्षण और विकास के क्या कार्य किए जाएंगे, और ऑन द जॉब यानी जो आपकी कार्य है उसके स्तर पर जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। इसी क्रम में आपने यहाँ पे आप एक पढ़ेंगे, यहाँ पे एक दृष्टांत इन्फोसिस कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके मानव संसाधन का दिया हुआ है। इनके जो सीईओ थे नारायण मूर्ति, उनकी एक कहानी आपको दी गई है। इसे आप स्टडी कर लेंगे, यहाँ पे डिटेल में बताने की आवश्यकता घनशॉट में नहीं है। तो यहाँ पे जब ये आप पढ़ते जा रहे होंगे, उसी क्रम में हम आप इनकी नियुक्तिकरण की अर्थ को समझेंगे कि नियुक्तिकरण होता क्या है। तो अर्थ क्या है, देखिए, संगठित ढांचा, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहा, इससे पहले जो मैंने पढ़ा है, संगठित ढांचे के नियोजन और चुनाव के उपरांत प्रबंधक प्रक्रिया का अगला चरण, प्रबंध प्रक्रिया का अगला चरण संगठन में रिक्त पदों को भरना है। रिक्त पदों को भरना है। अभी मैंने बताया था, स्टाफिंग में व्यक्तियों को चुना जाता है जो उस कार्य को करेंगे। इसे प्रबंध का कार्मिक फलन नियुक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, तो सरल शब्दों में आप समझें
कि लोगों को कार्यरत करना है। नियुक्तिकरण क्या है? लोगों को कार्यरत करना है, उनको कार्य देना है। जैसे इसमें कार्यरत जब कर रहे होंगे तो कौन कौन से कार्य आएंगे? जैसे भर्ती है, चयन है, प्रशिक्षण है, विकास पदोन्नति है, क्षतिपूर्ति है। क्षतिपूर्ति क्या होता है? जो मजदूरी दी जाती है, जो उनको उस कार्य के बदले में जो भी रेमुनरेशन मिलता है उसको क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति। जो मजदूरी भी हो सकती है और सैलरी भी हो सकती है। फिर कार्यबल निष्पादन मूल्यांकन सम्मिलित करता है। ठीक है, तो ये सब कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? नियुक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इन टॉपिक को समझ के हम पूरे ओवरऑल विषय इस लेसन को अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो उसकी डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बनेगा। ठीक है, तो इसे हम समझने के बाद नियुक्तिकरण के आवश्यकता को समझेंगे। भाई नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब कोई कार्य करना है तो प्लानिंग कर ली है, उसके बाद आपने संगठन पूरा तैयार कर लिया। उस संगठन में करेगा कौन उस कार्य को? कौन करेगा? वो कर्मचारी करेंगे जिनकी नियुक्ति होगी, जिनको हम कार्य पे लगाएंगे। तो वो कार्य वो व्यक्ति बहुत जितने योग्य होंगे, जितने वो अच्छे से कार्य को करेंगे, उतना ही वो संस्था विकसित होगी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। देखिए, किसी भी संस्था में कार्य निष्पादन हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्रबंधन की नियुक्तिकरण प्रक्रिया इन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब जो मैंने शब्द बोला था कि सही पदों के लिए सही व्यक्ति का प्रबंधन करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का प्रबंधन क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, बाकी आप इसमें पढ़ते जाएंगे। मेन टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। नियुक्तिकरण मानव संसाधन के अंग के रूप में। भाई नियुक्तिकरण होना किसका है? किसका होना है? मानव ह्यूमन रिसोर्सेस का होना है। ह्यूमन रिसोर्सेस। फिर इसके साथ ह्यूमन रिसोर्सेस और इन्होंने जोड़ लिया मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको कहते हैं HRM। अगर आप लोगों ने सुना हो तो ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ये पूरा डिपार्टमेंट होता है। एक बड़ी संस्था में एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। नियुक्तिकरण प्रक्रिया प्रबंध के मानवीय तत्व से संबंधित है। ठीक है, मानवीय यानी जो व्यक्ति मानव है, ह्यूमन है, उसको ही नियुक्त किया जाता है। इसके बाद है देखिए कुछ उचित पदों के लिए जो नियुक्तिकरण होता है। इसमें आगे देखेंगे मानव संसाधन प्रबंध का क्रम। यहाँ पे देखिए HRM का ही नाम इन्होंने ले लिया। ठीक है, नियुक्तिकरण में ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का विकास क्रम क्या रहा। ठीक है, कारखाना प्रणाली जब आई तो प्रारंभ में हजारों कर्मचारी एक ही छत के नीचे नियुक्त होते थे। ठीक है, फिर उन्होंने धीरे धीरे कार्यों के आधार पर उनका नियुक्तिकरण, उनके स्पेशलाइजेशन के आधार पर नियुक्तिकरण, ये सब प्रक्रियाएं शुरू कर दी। ठीक है, अब आगे आप पढ़ते जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे आपको हम मानव संसाधन की आवश्यकता पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सब सोचेंगे कि जिस संस्था के लिए हमें ह्यूमन चाहिए उनके लिए सबसे पहले उनकी आवश्यकता कितनी है। यानी पहले ये देखेंगे कि कितने व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है, फिर उन्हीं के लिए रिक्रूटमेंट व्यवस्था करेंगे। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती की व्यवस्था करेंगे। उसके फिर अब भर्ती करनी है, यानी वो व्यक्तियों को हमें लगाना है, कार्य पे लगाना है, अच्छे व्यक्तियों का चयन करना है, तो उसके लिए चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन। अभी इनका भी डिस्कशन आगे होगा। ठीक है, सिलेक्शन, फिर अनुस्थापन यानी प्लेसमेंट, फिर अभिन्यास, देन प्रशिक्षण, देन विकास। ठीक है, तो ये नियुक्तिकरण की प्रक्रिया है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या तो यहाँ पे क्या याद करना है, ये आप चरण याद कर लीजिए। ठीक, फिर आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं पढ़ करके अपना। तो आप लिखेंगे नियुक्तिकरण के चरणों का वर्णन कीजिए।
चरणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, डिटेल बाकी आप पढ़ते जाएंगे। तो अब उन्हीं बातों को इन्होंने देखिए डिटेल में बताया है कि मानव संसाधन की जो आवश्यकता है उसका कैसे आकलन करें। आकलन करने के बाद आप भर्ती प्रक्रिया बनाएंगे, संभावित व्यक्तियों को ढूंढेंगे जो आपके संस्था में कार्यों को अच्छे से कर सकते हैं। उन संभावित ज़्यादा नियुक्ति, ज़्यादा खेल, कर्म, कम कार्य। ठीक है, फिर ये चयन प्रक्रिया होगी जो भर्ती अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि भर्ती और चयन में क्या अंतर है। ठीक है, प्रशिक्षण और विकास है, उसके बाद अनुस्थापना है, अभिन्यास है, यानी कार्य देना, उनका सामाजिकरण करना। उसके बाद है निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन का मतलब जो उन्होंने कार्य किया है उसका मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर पदोन्नति और भविष्य की योजनाएं। उसके बाद है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब इंग्लिश में रेमुनरेशन कहते हैं, रेमुनरेशन। ठीक है, पारिश्रमिक जिसमें क्या आती है सैलरी और वेज, सैलरी एंड वेजेज। इस पे भी डिस्कशन करने की। ठीक है, सैलरी क्या होती है, अगर आप माइंड से यानी बौद्धिक क्षमता से जो कार्य करते हैं तो उसमें सैलरी मिलती है। अगर शारीरिक क्षमता से कार्य करेंगे तो उसके लिए मजदूरी दी जाती है, लेकिन उनमें पारिश्रमिक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नियुक्तिकरण के पहलू, भर्ती, फिर चयन, फिर प्रशिक्षण। देखिए बार बार ये शब्द आ रहे हैं। ठीक, तो हम इनको डिस्कस कर देते हैं। देखिए भर्ती क्या है। भर्ती एक सकारात्मक चरण है जो रिक्त पदों के लिए बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है। वे आवेदन पत्रों के लिए प्रत्याशियों को अपने आवेदन पत्र दें। जितनी अधिक संख्या में व्यक्ति पदों के लिए आवेदन पत्र देते हैं उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि उन्हें संस्था के लिए एक योग्य कर्मचारी मिल जाएगा। तो जब योग्य कर्मचारी की खोज कर रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं भर्ती। यानी आओ अधिकतर जो भी लोग योग्य हैं वो हमारी तरफ आकर्षित हो। भर्ती के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि विज्ञापन निकालें, प्राप्त पेपर में निकालें, मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से लोगों को बताएं कि इन योग्यता के लोगों की हमें आवश्यकता है। दूसरी तरफ देखिए चयन क्या है। दूसरी तरफ चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। इसमें हमने बुलाया अधिकतम लोग, तो ये हो गई पॉजिटिव प्रोसेस। क्या हो गई, पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक, अधिकतम लोगों को। लेकिन जब चयन होगा तो उन्हीं आवेदन पत्रों में से उन व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो अच्छे हैं, जो मतलब उस कार्य के योग्य हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, फिर क्या होगा चयन में उन लोगों को जो योग्य हैं उन्हें रखा जाएगा और जो हमारे संस्था के लिए योग्य नहीं है उन्हें हम हटा देंगे। इसीलिए ये नेगेटिव प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो चयन में क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होती है। भर्ती में क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होती है, सकारात्मक प्रक्रिया है, जबकि चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। फिर जिन व्यक्तियों का चयन किया गया उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण में क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को उन्नत करने से संबंधित है। ठीक है, ताकि उनके निष्पादन में योग्यता को बढ़ावा दिया जा सके। जिन कार्यों के लिए उन्हें कराना है उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आपने सुना होगा प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद देखिए ये अब इन्होंने आवेदक और संगठन, ठीक है, पद है, व्यक्ति हैं, भर्ती निकाली गई, फिर इन्होंने कर्मचारियों की पहचान की गई, आकर्षण किए गए, फिर इनका निर्धारण किया गया, मूल्यांकन किया गया, चयन किया गया, फिर प्रशिक्षण दिया गया। ठीक, वही चीज़ें और डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, भर्ती क्या है देखिए, फिर इन्होंने उसी चीज़ को समझाया है। ठीक,
फिर भर्ती के स्रोत समझेंगे यहाँ पे कि भर्ती किन तरीकों से करते हैं। तो एक तो आंतरिक स्रोत है। आंतरिक में क्या है कि कर्मचारी संस्था के अंदर ही से लोगों को कार्यों के लिए ले लिया जाता है, तो उसे कहते हैं आंतरिक स्रोत। ठीक, तो जैसे स्थानांतरण कर दिया, यानी एक कर्मचारी को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर भेज दिया, तो स्थानांतरण हो गया। तो एक तरीका है, ये आंतरिक है। आंतरिक में संस्था के अंदर ही पदोन्नति कर दी गई, यानी प्रमोशन, आपने सुना होगा, प्रमोशन हो गया। तो प्रमोशन भी आंतरिक स्रोत है। उसके बाद प्रमोशन के बाद स्थानांतरण हो गया और प्रमोशन, ये दो तरीके इन्होंने यहाँ पे आपको बताए। आंतरिक स्रोत के क्या लाभ हैं इसे बताया गया। ठीक है, फिर आंतरिक स्रोत की कमियाँ क्या हैं ये बताई गई। फिर आंतरिक स्रोत के बाद आता है बाह्य स्रोत, यानी बाहर से, यानी संस्था के बाहर से, आउटसाइड से। तो बाहर से कौन कौन कैसे होता है? प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आपने सुना होगा। डायरेक्ट में क्या होगा? प्रत्यक्ष भर्ती से के अंतर्गत संगठन के अधिसूचना पट, नोटिस बोर्ड पर एक अधिसूचना, एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया कि संस्था में यदि इस योग्यता के लोग अगर चाहें तो इस तारीख को एकत्र हों और हम उनका भर्ती और चयन प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, भर्ती यहाँ पे निकली है, इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर भाई अब प्रत्यक्ष लोग वहाँ पे आएंगे, उनमें से चयन कर लिया जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है। प्रतीक्षा सूची, कई ना ऐसा होता है कि बहुत बार योग्य व्यक्ति आ जाते हैं लेकिन हमें उतने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करते हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट बना देते हैं कि ये योग्य लोग हैं। ठीक, तो उसको बाद में जब ज़रूरत होती है तो उन्हें बुला लेते हैं। फिर विज्ञापन के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट, समाचार पत्र में विज्ञापन या व्यावसायिक पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन निकलवाया जाए कि इतने लोगों की आवश्यकता है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में निकलता है कि इतने व्यक्तियों की इस संस्था में आवश्यकता है। फिर स्थापन एजेंसी, प्रबंधकीय परामर्श, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जहाँ से लोग नियुक्त कर लिए जाते हैं, उन्हीं एजेंसियों से डिमांड कर ली जाती है। ठीक, फिर रोजगार कार्यालय बने हुए हैं सरकार के, वहाँ पे लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि हमें कार्य की आवश्यकता, हम इतने पढ़े लिखे हैं। फिर उसी में एक तरीका होता है, स्थापन एजेंसियों से हो गया, और फिर उसके बाद है कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा, यानी किसी कर्मचारी ने किसी के बारे में बताया कि ये भाई कर्मचारी बहुत अच्छा है। सिफारिश जिसको कहते हो, क्या कहते हो? सिफारिश। ठीक है, इस सिफारिश से भर्ती होती है। फिर जॉबर एवं ठेकेदार, बहुत सारे ठेकेदार होते हैं, ठीक है, जिनके पास मजदूरों की या कुशल व्यक्तियों, अकुशल व्यक्तियों की एक पूरी टोली होती है, तो वहाँ से भी कर्मचारी मिल जाते हैं। ठीक, यहाँ जनरली अकुशल कर्मचारी मिलते हैं, डे टू डे वाले जो होते हैं वो जॉबर और ठेकेदारों के पास होते हैं। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जा कर के, महाविद्यालय विश्वविद्यालय जो जहाँ आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या आपके कह सकते हैं प्रबंधकीय औद्योगिक संस्थान है, वहाँ जा कर के, व्यावसायिक संस्थान है, वहाँ जाके अपना कैंप लगाते हैं और कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। विज्ञापन अथवा दूरदर्शन विज्ञापन लगा, टीवी पे, वेब प्रसारण, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब प्रतियोगिता की भावना। ठीक, ये सब इन तरीकों से बाह्य स्रोतों से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो इसके क्या बाह्य स्रोत के क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं, इसे आप पढ़ेंगे। फिर ये आ गई आपकी चयन प्रक्रिया। देखिए ये लेसन थोड़ा लंबा है, लेकिन हम इसको जल्दी जल्दी चीज़ों को तैयार करा रहे हैं, मतलब आपका रिवीजन करा रहे हैं। ठीक, चयन, बड़ी संख्या में रिक्त पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों में से सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को पहचानने तथा खोज करने की प्रक्रिया है। इतना आप अपने यहाँ कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, तो जो सबसे योग्य व्यक्ति है भाई, उस व्यक्ति को की खोज करना जो हमारे कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है, उसे हम कहते हैं चयन। चयन की क्या प्रक्रिया होगी? प्रारंभिक जांच करेंगे भाई,
वो सब जितने हमारे पास आवेदन आए हैं उनकी जांच होगी। फिर चयन परीक्षाएं होती, देखिए हर एक संस्था का अलग अलग अपना तरीका हो सकता है। चयन परीक्षाएं करा सकता है। फिर परीक्षा में जो व्यक्ति उपयुक्त होंगे उनकी शारीरिक परीक्षा हो जाएगी, और बौद्धिक परीक्षा जैसा जैसी स्थिति हो उसके बाद उनका कार्य पर चयन किया जाएगा। तो बुद्धि परीक्षण करते हैं, ठीक है, कौशल प्रशिक्षण करते हैं कि वो कितना योग्य है, कितना काम कर सकते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत परीक्षाएं होती हैं, इंडिविजुअल देखते हैं कि व्यक्ति कितना योग्य है। व्यापार परीक्षाएं कि जो हमें कार्य कराना है उसमें उसका कितना अभिरुचि है, अभिरुचि प्रशिक्षण है। फिर रोजगार साक्षात्कार है, ठीक। इसके बाद आपका चयन निर्णय है कि भाई अब ये फिर देखा जाता है इसका यहाँ पे चयन किया जाए कि नहीं किया जाए। जब चयन कर लिया, निर्णय ले लिया जाता है तो उसे कार्य देते हैं। शारीरिक और डॉक्टरी जांच होगी, और फिर उसके बाद पद स्थापना, यानी वो कार्य उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा, तो ये पद स्थापना कहलाएगी, ठीक। ये पूरी प्रक्रिया देखिए यहाँ पे दी है, इसे आप पढ़ लीजिए, नियुक्तिकरण, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, ठीक है। रोजगार समझौता, यानी उनसे एक कांटेक्ट कर लिया जाएगा, उन्हें अब एक दे दिया जाएगा लेटर, ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं प्रशिक्षण और विकास पे, ठीक। जब नियुक्तिकरण हो गया तब उनका प्रशिक्षण और विकास की बात आती है। यदि आप 1 वर्ष की योजना बनाना चाहते तो बीज बोइए, यदि आप 10 वर्ष की योजना बनाना चाहते तो वृक्षारोपण कीजिए, यदि आप अपने पूरे जीवन की योजना बनाना चाहते तो व्यक्ति का विकास कीजिए। देखिए विकास कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि डेवलपमेंट करना है। वो व्यक्ति अगर डेवलप्ड होगा, मेरी संस्था के अकॉर्डिंग उसको जानकारी होगी, तो फिर वह व्यक्ति उस संस्था को बहुत आगे ले जाएगा। इसीलिए प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता पड़ती है। जब कार्य सरल हुआ करते थे, आसानी से लोग सीख जाते थे, तकनीकी इतनी नहीं थी, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता कम पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में बहुत ही प्रशिक्षण कौशल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि काम बहुत ही कठिन हो गए हैं, जिनमें बिना प्रशिक्षण के कोई व्यक्ति आसानी से उस कार्य को नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ट्रेनिंग दी जाती है कि संस्था में जो कार्य किए जा रहे हैं तो उन्हें उस व्यक्ति को कैसे करना है जो हमारे लिए आगंतुक है, नया है, भले वो कितना योग्य हो। लेकिन प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि वो व्यक्ति जो योग्य है तो है, लेकिन मेरी संस्था के अकॉर्डिंग कितना उसे जानकारी है, उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों के दृष्टिकोण, कौशल तथा उसकी योग्यताओं को बढ़ाया जाता है। जो उनकी योग्यता है उसको हम अपने संस्था के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं, तो उसे कहते हैं हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, ठीक है। प्रशिक्षण के बाद एक इसी में आता है शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके कर्मचारियों के ज्ञान और बोध को बढ़ाती है। यह ज्ञान को बोध तथा उसकी व्याख्या करती है। यदि कोई निश्चित उत्तर नहीं देते तो परंतु ऐसी तार्किक विवेकपूर्ण बुद्धि का विकास करती है, तो ये एजुकेशन उसको। अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? जो सीखा हुआ है उसी में क्या क्या सोअवसर हैं, क्या क्या उसके अंदर और विकास हो सकते हैं, तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। फिर प्रशिक्षण की यहाँ पे विधियाँ दी होंगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब पर रहते हुए, ऑन द जॉब यानी जब कार्य कर रहा है तब व्यक्ति को सिखाना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। प्रशिक्षार्थी इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। भाई एक कोचिंग संस्थाएं होती हैं, संस्था में कोचिंग है, वहाँ पे जा कर के वो प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ पे ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। अप्रेंटिसशिप क्या होती है कि जैसे कोई हमारा पुराना कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसी के अंतर्गत उसे उस व्यक्ति को लगा दिया जाता है। जो नए हैं वो अपना उसका काम देखते रहते हैं पुराने कर्मचारी का और सीखते रहते हैं, ठीक है। जैसे प्लम्बर का काम है, बिजली का काम है, लोहार का काम है, ये सब क्या करता है, उनके साथ जो व्यक्ति प्रशिक्षित होता है उसी के अंदर में ट्रेनिंग वाले आ जाते हैं, वो सीखते रहते हैं काम कैसे हो रहा है, ठीक। इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है। कार्य बदली,
कार्य को बदल करके मतलब दे दिया गया कि भैया ये कार्य करो, फिर वो देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं, ठीक। और एक आपका होता है केस स्टडी, समस्यात्मक अध्ययन। संगठन के वास्तविक अनुभव के आधार पर केस अध्ययन के माध्यम से प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का संभावित वास्तविक संभावनाओं का यथार्थ वर्णन किया जाए जो प्रबंधकों के सामने आए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से फिर अगला आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में क्या होता है कि हम बाहर, संस्था के बाहर, जैसे लेक्चर कोई कक्ष है उसमें जा कर के उसको, या चलचित्र सूचनाओं टेलीविज़न के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, या वेस्टिब्यूल प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में कर्मचारी अपने काम को उन्हीं उपकरणों पर सीखते हैं जिन पर उन्हें काम करना है। इसके लिए बिल्कुल सेम कंडीशन बना दी जाती है, जो कर्मचारी काम मतलब संस्था में करेंगे उसी प्रकार का बाहर एक ट्रेनिंग सेंटर होता है सेम, तो उसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम होता है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, ठीक। फिर नियोजित अनुदेशन एवं प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है, एक पूर्व निर्धारित तरीका होता है जिसमें कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे सीखा कि जो नियुक्तिकरण है उसमें जो क्या क्या चरण है, जिसमें भर्ती है, भर्ती के बाद आता है चयन, फिर प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है, फिर उसके बाद उनका डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, जिससे कि हमारे कर्मचारी संस्था को अधिक से अधिक, सबसे अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकें, ठीक। तो मुख्य शब्दावली में हमने सीखा नियुक्तिकरण, प्रशिक्षण, कर्मचारियों का प्रबंधन, विकास, मानव संसाधन प्रबंध, निष्पादन मूल्यांकन, भर्ती, मूल्यांकन परीक्षा और चयन, ठीक है। तो इसमें जो मेन टॉपिक थे उसमें क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन पर टिक कर लेंगे और सारांश को पहले पढ़ लेंगे। देखिए नियुक्तिकरण क्या है, नियुक्तिकरण का महत्व क्या है, फिर नियुक्तिकरण, उसके बाद मानव संसाधन प्रबंध का क्रमिक विकास, नियुक्तिकरण प्रक्रिया, इसके बाद आपका गया भर्ती, चयन, अनुस्थापन, अभिन्यास, प्रशिक्षण, विकास, भर्ती के आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत, स्थानापन, क्या लिखा, स्थानांतरण, अच्छा ट्रांसफ़र, पदोन्नति, बाह्य स्रोत में प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा सूची, विज्ञापन, रोजगार कार्यालय, ये सब आपका महाविद्यालय। तो इन तरीक़ों से आपने सीखा कि प्रक्रिया को, फिर चयन प्रक्रिया आ गई, उसके बाद प्रशिक्षण और विकास आ गया, प्रशिक्षण, शिक्षा, विकास, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, इस प्रकार से, ठीक। अब इसमें क्वेश्चनों पर टिक कर लीजिए, जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें आप कर लेंगे। अति लघु उत्तरी में क्या आएगा, नियुक्तिकरण क्या है, भर्ती के 2 स्रोत बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर लघु उत्तरी में भर्ती से क्या आशय, इसके यह चयन से कैसे अलग है, ठीक। फिर है प्रशिक्षण और विकास में अंतर कीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें कर्मचारियों के चयन के लिए प्रक्रिया जो होती है उसका क्वेश्चन आप तैयार कर लो। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है, ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए इसमें, इससे आपका कंप्लीट कार्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आपका लगभग ये रिवीजन क्लियर हुआ, और फिर हम आगे कोई अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए।